हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, हैविंग अ वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट, जैसा कि बाकी सभी चैप्टर में भी है। और धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, क्यों ये चैप्टर आया और किस तरह की बात करता है, वो सब चीजें जो है जानेंगे। भी एक बेसिक सा आइडिया माइंड में हो जाता है जैसे हम वर्ड बोलते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स ऑफ अ डिपार्टमेंट। सर ये कैसी बात कर रहे हो? अकाउंट तो बनते हैं सोल प्रोप्राइटर के, पार्टनरशिप फर्म के, कंपनी के। यहाँ डिपार्टमेंट के अकाउंट्स क्या बन रहे हैं? तो भाई अभी सिर्फ बेसिक सा मतलब समझ लेते हैं। वो ये है कि एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव अ वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के एक से ज्यादा डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। वो इस चैप्टर का एक एम है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन उसके अलावा कुछ भी और वैरायटी ऑफ टॉपिक है हमारे पास आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके तो ऐसी एक बुक के अंदर आपके चैप्टर है जी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, कुछ इस प्रकार से दिखता है। अभी उसकी आवश्यकता हमें नहीं है, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर का यहां पर कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी शैल मूव टू द क्वेश्चन, जैसा कि बाकी सभी चैप्टर में करते हैं। सो फ्रेश पेज पर हेडिंग लिख लेते हैं जी अपने पास, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पहले आपको बेसिक समझा देते हैं, फिर इसके बारे में कुछ लिख लेंगे। सॉरी। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, जैसे कि मैंने आप बच्चों को कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन इट इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। क्यों भाई, ऐसा क्या हो रहा है? लेट्स से देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन श्याम एंड कंपनी। तो एक पार्टनरशिप फर्म है श्याम एंड कंपनी, दे आर हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स, राइट। ओवरऑल जो प्रॉफिट इन्होंने निकाला अपना ईयर एंड पर, दैट इज लेट्स से 10 लाख रुपीज। तो श्याम एंड कंपनी के पार्टनर्स जो हैं बहुत खुश हैं कि चलो भाई 10 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट आ गया। बट माइंड में स्ट्राइक किया कि क्यों ना एक बार अलग अलग प्रॉफिट भी निकालकर डिपार्टमेंट के देखे जाएं। तो 3 डिपार्टमेंट थे इनके, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स, वाई और जेड के अलग अलग रिजल्ट्स देखे गए। एक्स डिपार्टमेंट ने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा कर दिया, इसने 3 लाख रुपए का, और जेड डिपार्टमेंट ने 2 लाख रुपए का। तो ये जो है इनका एनालिसिस होने के बाद आया। अब श्याम एंड कंपनी के पार्टनर सोच रहे हैं एक्स डिपार्टमेंट हमारा सबसे बेस्ट है जो 5 लाख का प्रॉफिट दे रहा है, वेयर वाई थोड़ा कम और जेड तो बिल्कुल ही कम प्रॉफिट हमें कमा कर दे रहा है। लेकिन ये एनालिसिस उन्हें पता नहीं चलता अगर वो डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग P&L अपना ना बनाते, राइट। तो इस सिचुएशन में नाउ दे नो दैट दे हैव टू वर्क हार्ड अपॉन डिपार्टमेंट जेड एंड ऑन वाई, बिकॉज एक्स पहले से ही परफॉर्म अच्छा कर रहा है। एंड साइड बाय साइड इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक्स डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है प्रॉफिट देने का, तो एक्स डिपार्टमेंट में और ज्यादा एफर्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि वो कम एफर्ट से और अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अभी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं। मेन डिपार्टमेंट का रोल कहां आता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का? एक मैंने सिंपल एग्जांपल बनाया आपके माइंड को जो है थोड़ा समझाने के लिए कि भाई डिपार्टमेंटल चैप्टर में क्या करने वाले हैं। लेकिन अगर यहां पर देखें, लेट्स से मैं कहता हूं 5 लाख का प्रॉफिट है, 6 लाख का प्रॉफिट है, यानी कि यहां क्या है, 1 लाख रुपए का लॉस। और ये है असली एम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चैप्टर का। वी वांट टू केयरफुली एनालाइज ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट की कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अब जैसे डिपार्टमेंट नंबर जेड जो है ऑर्गेनाइजेशन की नजरों में आया कि यार ये तो हमें लॉस कर रहा है, अगर जेड डिपार्टमेंट ना होता तो आज हमारा प्रॉफिट 11 लाख होता। जैसा कि कई बार पेरेंट्स भी बच्चे को देखकर कह रहे हैं इससे अच्छा तो तू ना ही होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जीवन में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है। तो बस वही बात है, इससे अच्छा तो तुम ना होते, क्योंकि तुम्हारे होने से हमारे पूरे परिवार को नुकसान हो रहा है। भाई 10 लाख रुपए आए हैं, अगर तुम ना होते तो 11 लाख का प्रॉफिट तो आ ही जाता। तो जैसे ही एनालिसिस हुआ, नाउ the organization shall think that the efforts shall be made either to make this department profitable, effort लिए जाएंगे कि या तो इस डिपार्टमेंट को हम प्रॉफिटेबल बना दे। ठीक है, प्रॉफिटेबल किस तरह से बनाते हैं उसकी काफी सारी टेक्निक्स आप सीए फाइनल तक जाते हुए डिफरेंट चैप्टर्स में सीखेंगे, जिसमें से कुछ चीजें तो आपको हम कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में सिखाते हैं कि भाई किस प्रकार से आपने अपनी कॉस्ट को कम करना है। और बाकी सीए फाइनल में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट नाम से चीजें आप सीखते हैं, और साथ साथ एसएम सब्जेक्ट आप करते हैं, वहां पर भी काफी चीजें जो है इससे संबंधित रहती है। तो वो अकाउंट्स का रोल नहीं, अकाउंट्स का रोल है पहचानो कि किसमें लॉस आ रहा है, या तो उसे प्रॉफिटेबल बना दो, एंड इफ कांट बी मेड प्रॉफिटेबल, वेरी मच पॉसिबल कि शायद इसमें स्कोप ही नहीं नजर आ रहा कि हम इसको प्रॉफिटेबल बना ही नहीं सकते, इन दैट केस
क्लोज इट डाउन, एज सिंपल एज दैट कि इसे क्लोज कर दो भाई, या तो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दो या फिर इसे क्लोज कर दो, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर डूब रहा है। पैसे बहुत हमारे पास जो प्रॉफिट के बच सकते थे उससे कम हमारे पास अमाउंट बच रहा है, तो ये किसी प्रकार से अच्छा नहीं है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट का रोल यही है, टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट विद दिस स्पेसिफिक रीजन। अब बात यह कि सर कोई एग्जांपल दो सर कि रियल लाइफ में डिपार्टमेंट कैसा होता है सर। ओके, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पर देखते हैं लाइफस्टाइल तो सब जगह होता है, आइकॉनिक भी कहीं होता है, लाइफस्टाइल सबसे इजी एग्जांपल। तो लाइफस्टाइल में जैसे आप एंटर कर गए तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है उनके डिपार्टमेंट सेक्टर नजर आने लगते हैं। एक पर्टिकुलर ब्रांड है और ब्रांड के अंदर जो है किड्स वेयर का अलग डिपार्टमेंट हो गया, लेट्स से उनका शूज का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, उनका एक मेन वियर का हो गया, वुमेन वियर का हो गया। सिमिलरली लेट्स से कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने साथ साथ कॉस्मेटिक्स का सामान भी रखना स्टार्ट कर दिया। मींस एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनसे हर डिपार्टमेंट से दे वांट टू नो, हर बेसिकली आई कैन से प्रोडक्ट लाइन, यू कैन सिंपली से प्रोडक्ट लाइन भी इसको कह सकते हैं कि प्रोडक्ट लाइन से हमें कितना फायदा है, कितना नुकसान हो रहा है, उसे कहते हैं डिपार्टमेंट। तो जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की चैप्टर बन गया डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो आइए जो अभी किया है उसके बारे में कुछ चंद बातें हो जाएं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन हेडिंग लिख लेते हैं, अ हेडिंग कॉल्ड इंट्रोडक्शन। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स helps in identifying the performance of each department. It helps in identifying the performance of each department, the results obtained help the management to take proper decisions। और ऐसा किया क्यों? सो दैट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके तहत, उसकी वजह से मैनेजमेंट एक इन्फॉर्म्ड अच्छे डिसीजन, हमने लिखा प्रॉपर डिसीजन ले सके। और वो तभी मुमकिन है जब आपको हर डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर मैं सिंपल कहूं, लेट्स से XYZ है और ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है कि यार 3 डिपार्टमेंट ना संभालने मुश्किल हो रहे हैं, और उन्होंने ट्रेडिंग रिजल्ट फाइंड आउट ही नहीं किए ईच डिपार्टमेंट को, सोच लिया कि यार ऐसा करते हैं वाई डिपार्टमेंट को बंद कर दो उठाकर। अरे वाई डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड ओनली आफ्टर दैट यू शुड टेक अ डिसीजन कि किसको कंटिन्यू करना है और किसको बंद करना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को फॉर्मली, कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख रहे हैं। हमारा चैप्टर को करने का, हर किसी चैप्टर का तरीका यही होता है कि भाई हम पूरे चैप्टर को कुछ कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि हमने एक तरीका इजाद किया जब से हम इंडस्ट्री में आए हैं, कोचिंग में कोस्ट पढ़ा रहे हैं, FM पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, सब जगह एक ही प्रकार से पढ़ा रहे हैं। तो आइए लिखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, तो पूरे कॉन्सेप्ट को मैं डिवाइड कर लेता हूं, आपको पहले भी मैंने शीट्स अपने दिखाई हैं भाई। तो इसी प्रकार से जो है प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, हेडिंग हो गया एक प्रकार का, इसके तहत हम चीजों को सीखेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन जो है करेंगे। बहुत ही आसान एक चीज लिख दी मैंने आपके सामने कि क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब सबसे पहले तो ये बता दें, कुछ बच्चे सोचते हैं कि डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग बन रहा है, डिपार्टमेंट का P&L, डिपार्टमेंट की बैलेंस शीट। जी नहीं, बैलेंस शीट कभी डिपार्टमेंट की नहीं होती, बैलेंस शीट हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन की होती आई है, होती है और होती रहेगी। ये कभी भी डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनती। तो यहां पे बैलेंस शीट के साथ अपनी कुछ लैंग्वेज में जो है आप लिख सकते हैं कि भाई ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ही
बनती है, इसका डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट का मतलब यहां से हमें क्या लग रहा है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट, जैसे कि सिंपल सा आपने कभी जब फर्स्ट टाइम अकाउंट देखा होगा तो वहां पर आपने चैप्टर किया होगा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट नाम से चैप्टर आता था। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे टी शेप और P&L अकाउंट भी बनाते थे टी शेप। बस वैसा ही टी शेप यहां पर बनेगा, क्योंकि यूजली डिपार्टमेंट चैप्टर में जो है हमें कंपनी का नाम नहीं दिया होता, हमें सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा ऐसे दिए होते हैं। मींस हमें जो है टी फॉर्म में बनाना है, टी शेप में बनाना है। शेड्यूल 3 का जो है फॉर्मेट उसको फॉलो नहीं करना है। पहली बात तो ये। ओके, जब ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते हैं, इतनी बात हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिए, P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिए। बहुत आसान होता था, सारे खर्चे उठाकर डेबिट में डाल देने, वेदर इन ट्रेडिंग और इन P&L। लेकिन यहां पर क्या होने वाला है भाई? हेडिंग है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट, यानी कि जो खर्चे हैं वो सारे डिपार्टमेंट वाइज लिखने हैं। ओपनिंग स्टॉक हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, परचेजेस हर डिपार्टमेंट के अलग अलग, सेल हर डिपार्टमेंट के अलग अलग, क्लोजिंग स्टॉक हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, जीपी हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, खर्चे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग, इनकम्स हर डिपार्टमेंट के अलग अलग। तो ये सब कुछ अलग अलग ही होने वाला है। फिर सवाल उठा, सर ये जो चीजें हैं क्या हमें सारी अलग करके क्वेश्चन देगा या कुछ हमसे चाहेगा? जी आपसे भी कुछ चाहेगा। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बता देगा। लेट्स से परचेज कहता है ये ए डिपार्टमेंट, ये बी डिपार्टमेंट, ये सी डिपार्टमेंट, तो हमने क्या करना? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो कि क्वेश्चन बताएगा नहीं, सिर्फ टोटल दे देगा, कहेगा रेंट 50,000, ये नहीं बताया किस डिपार्टमेंट में कितना। तो हमें जो है खुद से एक एप्रोप्रिएट बेस लेकर उसे डिवाइड करना होगा अमंग्स द वेरियस डिपार्टमेंट। वो किस बेस पर होगा उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। बट देन देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो कि काफी मशक्कत के बाद भी बांटे नहीं जा सकते इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, मतलब वो कॉमन एक्सपेंस ही है। दैट्स अ कॉमन एक्सपेंस। लेट्स से हमने एक मैनेजर रखे हुए हैं जी, वो तीनों डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को जज करते हैं। ए बी सी तीनों के लिए एक मैनेजर रख दिए और उनके अंदर हर डिपार्टमेंटल मैनेजर है। तो जो हर डिपार्टमेंटल मैनेजर है उनकी सैलरी तो आप असाइन कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक मैनेजर सभी डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं उनकी सैलरी कैसे अपोर्शन करेंगे? तो समथिंग लाइक दैट क्वेश्चन हमें खुद बताएगा, हमें नहीं सोचना। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, तो वो खर्चे जो अलग अलग ट्रेडिंग P&L में नहीं जा सकते उन्हें लास्ट में किसी और जगह पर भेजा जाता है, उसकी बात भी यहां पर थोड़ी सी करने वाले हैं। और जब मैंने आपको ये कहा कि भाई कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, अपोर्शन करना होगा, तो जैसे कॉस्टिंग सब्जेक्ट में ओवरहेड चैप्टर में अपोर्शन करते हैं, बिल्कुल वैसा सा ही हिसाब है। सर रेंट को मतलब कि फ्लोर एरिया पे करते हैं? जी हाँ। सर मतलब सैलरी को सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रेशियो में करते हैं? जी हाँ, बस वही चीज है। तो थोड़ा सा उसके बारे में लिखते हैं और फिर आगे जो है बढ़ेंगे। ओके, इसको जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी चीजें आपको चार्ट फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में करा दें उतना बेटर रहेगा। सो हेडिंग लिख रहे हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आ रहा है बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस अमंगस्ट डिपार्टमेंट्स, कि भाई खर्चों का करना क्या है। तो इसके अंदर में सब तरह के खर्चे जो है दिखा देता हूं आपको। इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एक्सपेंडिचर जो कि क्वेश्चन खुद से बताएगा। और उसके बगल में लिख लेते हैं जी कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन एक्सपेंडिचर। यहां लिख रहे हैं which can be distributed among departments on some suitable basis, on some suitable basis, and on the other side which can't be distributed
अमंग डिपार्टमेंट्स। तो बेसिकली कुल मिलाकर 3 हेड बन गए। कुछ ऐसे हैं जो इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइबल तो नहीं है, कॉमन है, लेकिन उसके अंदर कैटेगरी आ गई जिनको अपोर्शन तो कर ही सकते हैं खुद से, और कुछ ऐसे जिनको अपोर्शन ही नहीं किया जा सकता। तो इंडिविजुअल के नीचे लिखेंगे इनका क्या करना है जी, चार्ज्ड डायरेक्टली टू रेलिवेंट डिपार्टमेंट, चार्ज्ड डायरेक्टली टू रेलिवेंट डिपार्टमेंट। इसके नीचे लिख लीजिए रेफर टेबल। अभी एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिख देंगे कि किस खर्चे को किस प्रकार से बांटना है, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। एंड विच कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इनके नीचे लिख लेंगे ट्रांसफर्ड टू कंबाइंड पी एंड एल अकाउंट। एक कंबाइंड पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं जी, वहां पर इनको जो है भेज दिया जाएगा। इतना यहां तक आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, टेबल बनाते हैं कि किस प्रकार से एलोकेशन करनी है। लेट्स फ्रेम द टेबल। टेबल शोइंग एलोकेशन, एक्सपेंस, एंड सामने आ जाएगा जी बेसिस। कुछ है कि लिखेंगे, सारे नहीं, क्वेश्चन करते वक्त हमें काफी मिल जाएंगे, और बाकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस है। तो सबसे पहले लिख रहे हैं जी रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, किसके बेस पे आ जाएगा, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, बहुत आसान। रेंट रेट टैक्सेस, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो एरिया के बेस पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड आ रहा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सेम मतलब फ्लोर एरिया। बेसिकली बिल्डिंग से संबंधित सभी खर्चे किसी भी प्रकार के हों, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, तो ये क्या है, बेसिकली रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग है। अगेन सेम, कोई भी खर्चा जो कि लग रहा है कि एरिया से संबंधित है, एरिया संबंधित मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, वो फ्लोर एरिया जिसने जितना ऑक्यूपाई किया होगा उस रेशो में अपोर्शन कर दिया जाएगा। तो एक तरह से एक पर्टिकुलर हेड हो गया। नेक्स्ट आ रहा है, अब लिखते हैं जो खर्चे परचेज से संबंधित हैं। परचेज से संबंधित कौन से खर्चे होते हैं जी, एक तो आपका होता है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का खर्चा, परचेज करके सामान लाते हैं तो कैरेज इनवर्ड उस पर लगता है। तो कैरेज इनवर्ड किस तरह से आएगा आपका, परचेजेस ऑफ डिपार्टमेंट, और बेसिकली मैं यहां पर लिख देता हूं नेट परचेजेस, नेट परचेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। नेट परचेज का क्या मतलब हो गया कि परचेज में से अगर कुछ एडजस्टमेंट है, परचेज रिटर्न एक्सेट्रा, कि उसे माइनस करना, और जो बैलेंस बचा उसी रेशो में आपने कंसीडर करना है। ओके, मैं यहां पर हेडिंग में थोड़ा सा चेंज करूं, एक्सपेंस ऑब्लिग इनकम। एक मेरे पास इनकम की छोटी सी आइटम है जो कि परचेज से संबंधित है, विच इज डिस्काउंट रिसीव्ड। ये भी किसी किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा जी, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो व्हेन वी मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, बेसिकली दे गिव अस द डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट एक्सेट्रा। इन दैट केस जो डिस्काउंट मिला है दैट स्टैंड्स एज इनकम फॉर द डिपार्टमेंट। और इसको किस तरह से बांटते हैं, अगेन इन द रेशियो ऑफ नेट परचेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो यहां लिख देते हैं जी सेम।
नेक्स्ट हेड लिख लेते हैं जो सेल से संबंधित खर्चे हैं, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड। मैं एक बार लिस्ट बना लूं सभी खर्चों की। कैरेज आउटवर्ड in the ratio of net sales of each department. Then there is discount allowed. अगेन इन द रेशियो ऑफ सेल। डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या है कि जब आपको आपके डेटर ने पैसा दिया तो आपने उनको डिस्काउंट दिया, राइट? तो वो किस रेशियो में होगा? सेल्स की रेशियो में। देन आ रहा है सेलिंग कमीशन। So net sales of each department. There may be the advertisement. Again, net sales of each department. And one more we will write down, जो कि usually questions में मिल जाता है, bad debts. Again in the ratio of net sales of each department. ध्यान रखने में जितने भी लिस्ट हम बना तो रहे हैं, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस है जिसके लिए क्वेश्चन ने खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया तो आपने ये रेशियो लगाकर चेक नहीं करना और वहां पर नोट नहीं लिखना एज पर आवर कंप्यूटेशन इट इज दिस बट एज पर योर कंप्यूटेशन दिस इज दिस, तो योर आंसर इज रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं बेटा। अगर क्वेश्चन ने खुद करके दे दी तो एक्चुअल पता है ये, तो हमें अगर एक्चुअल नहीं पता तो अपने हिसाब से बेस्ट बेस क्या हो सकता है उसके लिए बस इन चीजों को लिख रहे हैं। ओके, ये हो गई जी सेल से संबंधित खर्चे। आगे एक हेड आ रहा है जहां पर एम्प्लॉइज की बात करेंगे, जैसे कि वेजेस ऑब्लिग सैलरीज किस रेशो में? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। देन देयर इज लेबर वेलफेयर, जिसको स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस भी बोलते हैं। अगेन इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। बेसिकली जो वेजेस और सैलरीज एंड दैट शुड गो इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड, कि एम्प्लॉय ने कितना टाइम डिवोट किया। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि देयर इज अ डिपार्टमेंटल मैनेजर जो कि सभी डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। वैसे तो कंबाइंड पीएनएल में चला जाएगा क्योंकि उसकी कोई बाइफरकेशन नहीं है, लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन कह दे कि उन्होंने 30% टाइम ए डिपार्टमेंट को दिया, 50% टाइम बी डिपार्टमेंट को दिया और 20% सी डिपार्टमेंट को दिया, तो 3:5:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा अक्सर होता ही नहीं है, तो वेजेस ऑब्लिक सैलरी कभी भी लिखा होगा हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद और क्या खर्चा हो सकता है एम्प्लॉय से रिलेटेड? कॉस्टिंग चैप्टर को या कॉस्टिंग सब्जेक्ट को याद करते हैं जरा। पीएफईएसआई, पीएफएस अगेन इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। प्रोविडेंट फंड हो गया, पीएफ मींस प्रोविडेंट फंड, ईएसआई मींस एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। दोनों ही सरकार के द्वारा इनेक्ट किए गए हैं एक्ट। पीएफ एक्ट है 1952 का और ईएसआई एक्ट है 1948 का, जिनके अकॉर्डिंगली हर महीने जब आपको अपनी पगार मिलती है एम्प्लॉय को, तो ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयर है आपकी सैलरी का कुछ पार्ट जो है काट कर जो है गवर्नमेंट एक फंड में जमा करवाना होता है, जो कि रिटायरमेंट के समय पर आपको मिलता है। और एक्ट के अंदर लिखा गया है कि अगर एम्प्लॉय भी जमा करवा रहा है पैसा तो एम्प्लॉयर को भी अपनी पैकेट से पॉकेट से एम्प्लॉयर को भी भाई अपनी पॉकेट से उतना पैसा जो है डालना है। पीएफ में ऑलमोस्ट सेम रहता है, ईएसआई में थोड़ा चेंजेस में रहता है, लेकिन हमें उन रेट्स एक्सेट्रा को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर होगा तो क्वेश्चन देगा हमें खुद से, और अगर कंबाइंड अमाउंट दिया बस हमें इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट इसको कर देना है। आगे आ रहा है ऑलमोस्ट लास्ट काइंड ऑफ हेड फॉर अस, जहां पर एसेट से संबंधित बातें की जाएंगी। डेप्रीसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट in the ratio of value of assets of each department। हर डिपार्टमेंट कितने एसेट हैं उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन के खर्चे को बांट देंगे। और क्या हो सकता है इसमें डेप्रिसिएशन के साथ? इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, देयर कैन बी अगेन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जैसे बिल्डिंग के खर्चे आए थे एरिया की रेशियो में, तो वही सारे खर्चे ऑलमोस्ट इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो ये सभी इस प्रकार से हम लिख देंगे। यूजुअली इतने ही होंगे, तो हम यूजुअली ही रखते हैं, जो कभी कभार होने वाली चीजें उनकी बात नहीं कर रहे। तो ये एक मास्टर काइंड ऑफ टेबल हमारा बन गया। और अगर इसमें हम देखना चाहें तो हेड्स कहां कहां तक थे हमारे? फर्स्ट 3 हेड्स सेम थे, फ्लोर एरिया,
नेक्स्ट टू हेड से नेट परचेज के बेस पर, देन नेट सेल्स के बेस पर चले थे कुछ एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेस पर चले थे, एंड देन अंत में टिल वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा उसमें हमें इसकी जरूरत जो है पड़ने वाली है, राइट। तो क्वेश्चन अगर कोई खर्चा नहीं दिया होगा बांट कर तो हम इस तरह से बांट लेंगे, और उसका हमें नोट भी लिख कर आना होता है कि हाँ हमने इस रेशो में इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ वी आर रेडी टू गो टू क्वेश्चन 1। बट एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें क्या करना होगा, हमें ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाना है डिपार्टमेंट का, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। ये आ गया जी पर्टिकुलर्स, लेट्स से डिपार्टमेंट ए बी सी एंड पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। सो व्हाट डिड वी डू, लेट्स से यहां लिखा ओपनिंग स्टॉक, ये सेल्स आ गया, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑल। ओपनिंग स्टॉक रफ में लिख रहे हैं, आपको आवश्यकता नहीं है। परचेजेस हो गया, और लेट्स से जीपी हो गया, एंड ओवर हियर दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। सो जीपी यहां से बैलेंसिंग फिगर आया, इसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया बाय जीपी। देन यहां पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेट्रा जो है बेटा इनपुट किए गए, कोई इनकम है तो क्रेडिट साइड पर, और फाइनली ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। अब ऑब्वियसली अगर ट्रेडिंग और पी&एल में हम कुछ खर्चे डाल रहे हैं तो वो सारे खर्चे डिपार्टमेंट वाइज हमें पता है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कंबाइंड पी&एल वर्ड लिखा था हमने, तो उसका क्या रोल है, वो किस प्रकार से बनता है। सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस और एनी इनकम इन द क्वेश्चन विच कुड नॉट बी एलोकेटेड अपोर्शनड टू द डिपार्टमेंट्स स्पेसिफिकली इंडिविजुअली, इन दैट केस हमें क्या करना है, उनको कंबाइंड पी&एल में डालना है। कैसे देखते हैं। सो यहां बनेगा जी कंबाइंड पी&एल अकाउंट, नाम है कंबाइंड, तो इसमें उठाकर हमने क्या करना है, जितने भी डिपार्टमेंट है सबका प्रॉफिट लॉस यहां पर इसमें ट्रांसफर कर देना है। सो वी विल से बाय नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, सबका नेट प्रॉफिट यहां पर आ गया। इफ देयर इज एनी इनकम, कौन सी इनकम, जनरल इनकम जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती थी, यहां डाल दिया। सिमिलरली टू एक्सपेंस, अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता था, वो भी हमने यहां पर डाल देना। सो फाइनली यहां से आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, विच विल बी टेकन टू दी बैलेंस शीट। तो ये हमें चीज जो है याद रखनी है कि अगर कोई खर्चा या कोई इनकम अपोर्शनेबल नहीं है, उसे कंबाइंड पी&एल के अंदर लेकर जाना है। इतनी नॉलेज हमें रहनी चाहिए व्हेन वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, राइट गाइस। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में इतनी ही नॉलेज चाहिए थी। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 पर आप भी ओपन कर लीजिए। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ये लीजिए जी। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मिस्टर नवाब वाड़ा ने, पढ़ोगे कूदोगे तो होगे खराब, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। सर गलत बोल दिया सर, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। किस फिल्म का डायलॉग है, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। तो आइए पढ़ाई। मिस्टर नवाब इज रनिंग अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स X, Y and Z. The manager of each department is entitled to a commission of 10% of the net profit of the department besides their annual salary of 3000 each. सर पहले क्वेश्चन में आप कमीशन वाला पॉइंट क्यों ले आते हो? क्योंकि बेटा समय बहुत कम है, फास्ट ट्रैक कोर्स है, आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है। रेगुलर बैच होता तो पहले कॉन्सेप्ट बनाते, 2-3 सिंपल ट्रेडिंग पी&एल भी बनवाते, लेकिन यहां हमारे पास इतना समय नहीं है। तो आइए देखें क्या कहने जा रहा है क्वेश्चन। 3 स्टोर है, XYZ 3 डिपार्टमेंट है बेसिकली। मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट, मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर है। कहता है एक तो उनको एनुअल सैलरी मिलती है 3000 ईच, आसान पॉइंट हो गया, समझ में आ गया कि तीनों को 3-3 हजार की सैलरी डाल देने का। उसके अलावा कहता क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे, ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब जितना तुम्हारे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आएगा उसका 10% हम तुम्हें कमीशन देंगे। कहीं पर ये लिखा हुआ तो लग नहीं रहा, आफ्टर चार्जिंग, मतलब सिंपल फॉर्मूला, रेट बटे 100। अगर होता हमारे पास आफ्टर चार्जिंग तो क्या करते, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब अगर 10% 10 बटे 110, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सुसज्जित है, उसी प्रकार से इसको करना है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द 3 डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2013 इज एज बिलो। तो ईयर बड़े अनयूजुअल टाइम पर एंड हो रहा है, 30th जून। बेसिकली क्वेश्चन को पढ़ना जो है बहुत जरूरी है अच्छे से, अदरवाइज सिंपल क्या करते हैं बच्चे, अच्छा ये पहला पैराग्राफ 10% कमीशन, सीधा ओपनिंग स्टॉक पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा सा रुकना है, आराम से समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 3 डिपार्टमेंट
एक्स वाई एंड जेड। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ठीक है, अलग अलग बता दिए। डेटर्स एट द एंड, हमने तो कहा था कि बैलेंस शीट जो है वो डिपार्टमेंट वाइज बनती नहीं है, तो इसने डेटर अलग से क्यों दे दिए? अभी लग रहा है कुछ स्पेशल होना होगा इसके बारे में, तो इसको मार्क करके रख लिया मैंने। सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, भाई ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाने का सारा सामान उपलब्ध करा दिया क्वेश्चन ने। वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ओके, 5000, 5000 एंड 5000। फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, समझ में आ गया, इसको एज अ बेसिस यूज करना है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी हमें बता दिया गया कि ईच डिपार्टमेंट में कितने हैं। द बैलेंस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम इन द बुक्स फॉर द ईयर एंड बेसिस ऑफ देयर एलोकेशन आर गिवन बिलो। बेसिस ऑफ एलोकेशन नहीं बताया, क्वेश्चन झूठ बोल रहा है, सिर्फ आइटम्स बताई हैं। कैरेज इनवर्ड 6000 किस रेशो में बांटते हैं? परचेज। कैरेज आउटवर्ड किस रेशो में जी? सेल्स रेशो। सैलरीज इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी, तो इसमें से दो पार्ट हो जाएंगे। मैनेजर की सैलरी तो हमें पता है एक्चुअल, जो कि 3000 ईच है। ध्यान रहे, कमीशन नहीं बोल रहा, कमीशन अलग से निकालेंगे, सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं। और जो इसके अलावा सैलरी रह गया, जो बाकी का सैलरी, वो किस रेशो में चला जाएगा? नंबर ऑफ इंप्लॉइज की रेशो में, राइट। उसके बाद सॉरी आ गया एडवर्टीजमेंट 5400 सेल्स की रेशो में। डिस्काउंट अलाउड फिर से सेल्स की रेशो में। डिस्काउंट अलाउड जाना चाहिए आइडियली क्रेडिट सेल की रेशो में, लेकिन क्वेश्चन में आपको कहीं क्रेडिट सेल एक्सेट्रा का जिक्र नहीं है, तो टोटल सेल की रेशो में बांट देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज की रेशो में। एंड रेंट रेट, टैक्सेस, फ्लोर एरिया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इन द रेशो ऑफ एसेट्स, जो कि फर्नीचर की वैल्यू ऊपर हमें दी गई थी, सब में 5-5 हजार थी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी बताए गए ऑन 30 जून, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए डाटा, शेयर कैपिटल, गुडविल, बिल्स पेबल, रिसीवेबल, फर्नीचर, क्रेडिटर, कैश इन एंड कैश एट बैंक, आसान। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट for the year ended 30th of June 2013 after providing for provision for bad debts at 5% and a balance sheet as on that date। तो ये एक मिला हमें स्पेशल पॉइंट, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 5%। और ये किसके ऊपर लगाते हैं प्रोविजन? डेटर्स के ऊपर। अच्छा, तो यही मकसद था कि डेटर्स यहां पर हमें अलग से बताए गए थे। तो क्वेश्चन ने तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग डेटर बता दिए, जिसके कारण हम तीनों का अलग अलग प्रोविजन निकाल सकते हैं। अगर ऐसा ना होता, टोटल डेटर होते, तो हम सिर्फ टोटल प्रोविजन ही निकाल सकते थे, और वहां पर हम फंस जाते फिर, क्योंकि हम उसको अपोर्शन कैसे करते, तो वो दिक्कत हमारे सामने आ जाती। तो क्वेश्चन ने उस दिक्कत को आने नहीं दिया। जितने भी ये खर्चे हैं, इसमें से एक एक्सपेंस कौन सा है हमारा, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, कैरेज इनवर्ड। बाकी सभी खर्चे अपने इनडायरेक्ट नेचर के हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये सबसे पहले ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एंड आफ्टर दैट द बैलेंस शीट। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस। लेट्स राइट डाउन आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L account for year ending 30th June 2013। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2013। तो तीन डिपार्टमेंट है जी, पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स बिल्कुल जी, पर्टिकुलर्स एंड XYZ, अगेन पर्टिकुलर्स XY एंड Z। तो ऐसे कॉलम्स हमारे पास बन जाएंगे, पर्टिकुलर्स XYZ, और इनमें इंफॉर्मेशन भरना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो डाटा ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है, सबसे पहले उन्हें लिख देते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 72,000, 48,000 and 40,000। Then question gives the data of purchases. So two purchases, 2,64,000, 1,76,000 and 88,000. After that there is sales given. By sales 3,60,000, 2,70,000 and 1,80,000. Closing stock clearly with us by closing stock 90,000, 35,000 and 42,000। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा GP एज अ बैलेंसिंग फिगर।
ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, जीपी नहीं जी, एक खर्चा और है नीचे, कैरेज इनवर्ड का। पहले उस एक्सपेंस को डालते हैं, 2 कैरेज इनवर्ड। अब आपको याद हो मैंने बड़े क्लियरली बोला था कि जब आप अपना क्वेश्चन करोगे तो जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है जो कि आप जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो आपको बताना होगा। मैं ये समझता हूं कि आपके पास एक रूल बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में कुल मिलाकर 2 या 3 खर्चे हैं इनकम में कुल मिलाकर, तो आप ब्रैकेट वगैरह में दिखा दो। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी सारे एक्सपेंस और इनकम है, इनकम तो हालांकि कोई इनकम है डिस्काउंट रिसीव की 7-8 है, तो आप जितना ज्यादा इसमें करोगे वो उतना ज्यादा जो है अनटाइडी होता जाएगा, नीट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको अलग से एक टेबल बना देते हैं, उसके अंदर शो कर देंगे कि किस खर्चे को कैसे बन रहा है, इसको जो है खराब नहीं करेंगे। तो इस यहां तक जीपी आ जाएगा, अप्रोप्रिएट जगह छोड़ दो थोड़ा सा पीएनएल के लिए, 8-10 आइटम है, और अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट के लिए, और यहां पर जो है मैं बना लेता हूं, आप भी अपना यहां पर बना लेंगे एक बार। पहले उस टेबल कंप्लीट करते हैं, बिकॉज वो टेबल बनेगा तभी हम जो ऊपर जाकर कैरेज इनवर्ड में फिल कर पाएंगे। सो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस करके हेडिंग एक लिख देते हैं, एलोकेशन ऑफ expenses oblique incomes, expense oblique income, और इसके सामने लिख दिया कि भाई किस बेस पर हमने तुम्हें बांटा है, एक्सपेंस ऑब्लिक इनकम, और सामने लिख दिया कि किस बेस पर हमने तुम्हें बांटा है। ओके, तो स्टार्टिंग से देखना चालू कीजिए। सबसे पहले आ रहा है कैरेज इनवर्ड इन द रेशियो ऑफ परचेजेस। नेट परचेजेस लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन नेट क्यों लिखना, मतलब लिखना कोई कंपल्शन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में परचेज रिटर्न एक्सेट्रा गिवन ही नहीं। तो कैरेज इनवर्ड सिंपल परचेजेस, ये भी नहीं लिखने को ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ऑब्वियस। देन आ रहा है कैरेज आउटवर्ड। ओके, एक और काम आप यहां पर कर सकते हो इफ यू वांट, जैसे परचेज का रेशो है 264,000 रेशो, 176,000 रेशो, 88,000। अब आपकी चॉइस है, अगर आपने सिंपल परचेजेस यहां पर लिख दिया तो भी चल जाएगा, अगर आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 264, 176, 88। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो इसके आगे सॉल्व अगर करना है अपने लिए करना, किसी और के लिए ना करना। मतलब सर भाई, मतलब आपने इतना लिख दिया, ये हद से ज्यादा हो गया एग्जामिनर के लिए। आप इसको सिंप्लीफाई अगर कैलकुलेटर पर फटाफट कर सकते हो तो कैलकुलेटर पर करो, अपने फिगर निकालने के लिए जो अपन ने ऊपर लिखनी है। अगर आप सोच रहे हो कि इसको सिंप्लीफाई करके एग्जामिनर को दिखाने के, लेट्स से 3-2-1 बन गया, या फिर लेट्स से 4-3-2 व्हाटएवर जो भी बनेगा एग्जांपल के लिए, तो एग्जामिनर उसके कोई स्पेशल मार्क्स आपको नहीं देने वाला, तो आप इसको यहां तक छोड़ देंगे तो भी चलेगा। ओके, कैरेज इनवर्ड आ रहा है सेल्स की रेशो में। सेल्स कितने, 360, 290, सॉरी 270 and 1,80,000. Then there is salaries including manager salary, तो यहां पे लिख देते हैं salaries other than manager salary। मैनेजर सैलरी के अलावा वाली जो सैलरी उनको कैसे बांटना है, नंबर ऑफ इंप्लॉइज की रेशो में, जो कि कितने हैं 25, 20 एंड 15। नेक्स्ट आ रहा है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट है जी किस रेशो में, सेल्स रेशो में। और एक बार आपने ऊपर सेल्स लिख दिया था, उसके ब्रैकेट में बता दिया 360, 270, 180, तो यहां दोबारा से ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सेल लिख दिया तो चलेगा। तो एडवर्टीजमेंट है सेल्स रेशो में। देन आ रहा है जी डिस्काउंट अलाउड, अगेन इन द रेशो ऑफ सेल्स। डिस्काउंट received in the ratio of purchases। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस क्वेश्चन में बड़े क्लियरली दिया गया है। फ्लोर स्पेस, अच्छा परचेज का उपयोग, फ्लोर स्पेस का ब्रैकेट बना देते हैं 3,000, 2,500 एंड 2,000 जी। देन देर इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर।
डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1500 थी, किस रेशो में? वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो कि कितनी है? 5000 रेशो 5000 रेशो 5000. प्लीज कंप्लीट दिस टेबल. ओके गाइस, तो अभी हम रेडी हैं लिखने के लिए अपना ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट. लेकिन एक छोटी सी चीज यहां पर और करेंगे. देखो, सभी जितने भी हमने खर्चे इनकम लिखे सबका अमाउंट क्वेश्चन में बड़े क्लियरली दिया गया है, लेकिन एक सैलरी ऐसा है जहां प्रॉब्लम आ सकता है. तो आपको नहीं तो सैलरी का अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. जब यहां आपने लिखा है ना सैलरीज इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी, तो यहीं पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं सैलरीज इंक्लूडिंग मैनेजर, या तो इसके सामने लिख दो या जैसे मर्जी. टोटल कितनी सैलरी थी? 81,000, जिसमें से 3,000 रुपए एक मैनेजर की और 3 मैनेजर हैं कुल मिलाकर. तो ये कितना रुपए आ जाएगा? 72,000 रुपीज. मतलब 72,000 को हमने 25, 20 और 15 के रेशो में बांटना है, ना कि 81,000 को. नहीं तो उसका अलग से वर्किंग नोट आपको दिखाना पड़ सकता था. ठीक है ना. अब ये टेबल बनाने से सुकून ही होगा कि अपने को ट्रेडिंग और पीएनएल में बार बार नहीं लिखना कि परचेज के ब्रैकेट में ये रेशो, परचेज मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड के ब्रैकेट में लिखना, या फिर कैरेज इनवर्ड के या किसी भी खर्चे के. नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने ये टेबल बना दिया है. चलिए चलते हैं वापस. कैरेज इनवर्ड का खर्चा हम बांट रहे थे, तो टोटल कैरेज इनवर्ड थी 6,000 और हमने नीचे टेबल में लिख दिया कि परचेज रेशो, और परचेज की रेशो है यहाँ पर 3, 2 एंड 1. तो कैरेज इनवर्ड का खर्चा आ जाएगा बेटा 3,000, 2,000 एंड 1,000. तो एक तरह से ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया 2 जीपी ग्रॉस प्रॉफिट. ये बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका 1,11,000, 79,000 एंड 93,000. चेक कर लेंगे. वैसे तो सही है, बट भाई क्यों रिस्क लेना. कोई भी एक चेक. लेट से सेकंड वाला चाहिए. 270 प्लस 35,000 माइनस 48,000 माइनस 176,000 माइनस. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. मैंने एक रेंडमली चेक कर लिया है. चलिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ. आगे पी एंड एल पर बढ़ना है. तो यहां मैं एक बार वापस से लिख लेता हूं बिकॉज मेरा पेज चेंज हो रहा है. पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड. सबसे पहले आ रहा है जी बाय जीपी. बाय जीपी 1,11,000, 79,000 एंड 93,000. ये हो गया जीपी. और क्वेश्चन में जिस अंदाज में चीजें दी हैं उसी अंदाज में जो है आइए इनको कर लेते हैं. ओपनिंग स्टॉक पहले टेबल से स्टार्ट हो जाए. ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज, डेटर, सेल, क्लोजिंग, फर्नीचर, फ्लोर, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, और आगे आगे टेबल हमारे सामने. सबसे पहले कैरेज इनवर्ट था जो कि डन हो गया. तो उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस टू कैरेज आउटवर्ड. नीचे लिखा है सेल्स की रेशो में, और सेल्स की रेशो इस क्वेश्चन में आपकी 432, 360, 270 और 180, यानी कि 4:3:2. तो उस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,000, 1,500 एंड 1,000. देन टू मैनेजर सैलरी. मैनेजर सैलरी कितना है जी? क्वेश्चन ने कहा था फर्स्ट पैराग्राफ में 3,000 ईच. याद रखने कमीशन भी है, लेकिन वो अंत में, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट के ऊपर है. जब तक सारी चीजें नहीं डल जाती तब तक उनकी कमीशन की बात हम नहीं कर सकते हैं. मैनेजर सैलरी आ गया 3,000 ईच. ओके. टू क्या नाम रखें? अदर सैलरी. टू अदर सैलरी कितने रुपए को बांटना था? 72,000 को. और किस रेशो में? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 25, 20 और 15, यानी कि 5 5 25, 5 5 चौक के 20, 5 3 15, 5 4 3 की रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 5 4 3 30,000, 24,000 एंड 18,000. ये आ जाएगा जी अदर सैलरी.
टोटल 81 थी, मैनेजर की 9000 चलेगी, 333, और जो बाकी रह गया उसको अदर सैलरी करते हुए यहां पर डाल दिया। आगे देखते हैं, लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट। सेल्स की रेशो में था, हमने कहा था तो जिस रेशो में कैरेज आउटवर्ड है उसी रेशो में डाल देंगे, विच वॉज 432, 2400, 1800 एंड 1200। एडवर्टाइजमेंट के बाद लिखा है बेटा डिस्काउंट अलाउड, सिमिलर मैनर सेल्स रेशो डिस्काउंट अलाउड 1000, 750 एंड 500। डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशो, अमाउंट कॉपी कर लेंगे। देन आ रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड, सो ऑन द क्रेडिट साइड इट्स एन आइटम ऑफ इनकम। एक गेन हो गया जी, हमें क्रेडिटर को पैसे देने के, उसने डिस्काउंट दे दिया, कितने रुपए का है 1800, और याद रखेंगे 3:1 की हमारी रेशो थी, सो 900, 600 एंड 300 इन दी डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट आ रहा है रेंट रेट एंड टैक्सेस टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। कैसे बांटना था रे? फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस क्या है? 3000, 2500, 2000, मतलब 30, 25, 20, और ज्यादा से लेकर तो 5 6 30, 5 5 654 की रेशो, यानी कि डिवाइड बाय 15, 500, 500 इंटू 6, 3200 और 2। आप करना चाहें साथ साथ अपने कैलकुलेटर पर इनको चेक कर सकते हैं, मैं अपना काम पहले ही करके आया हूं सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो कैलकुलेशन में क्लास में, लेकिन आप जरूर कर सकते हैं कैलकुलेशन। अगला आ रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 500 फॉर ईच डिपार्टमेंट। रीजन, फर्नीचर की वैल्यू सेम है, 5000 5000 5000, और डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट है 1500, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 500 500 500। अच्छा, अभी टेबल ये वाला खत्म हो गया, आगे देखना है, जाकर ढूंढो कुछ और है क्या। हाँ, लास्ट में बताया था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो एक प्रोविजन फॉर बैड डेट है और एक कमीशन है। कमीशन लास्ट में करना है, तो पहले टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है, क्वेश्चन ने कहा 5%, तो ब्रैकेट में लिख देंगे तो चलेगा 5% ऑफ डेटर्स, इतना भी किया तो चलेगा, 5% ऑफ डेटर्स। डेटर का वैल्यू देखिए जाकर, फर्स्ट टेबल में थर्ड आइटम एक्स डिपार्टमेंट का है 15000, तो 15000 का 5% 750, 10000 का 5% 500, और फिर से 10000 का 5% 500। तो ये ट्रेडिंग P&L की 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम, लेट अस टेल यू 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड के आइटम। तो यहां तक ये P&L में जितना सामान डालना था डाल लिया। अभी जो रहता है दैट इज मैनेजर कमीशन, और फाइनली इसके बाद आएगा टू नेट प्रॉफिट। मैनेजर कमीशन के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं भाई वर्किंग नोट 2, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया वर्किंग नोट 2। क्यों सर वर्किंग नोट 1 लिखो ना, वर्किंग नोट 1 है इसका नाम रख देते हैं, नाम लिखने की जगह नहीं, कोई बात नहीं, जगह तो हम बना लेंगे, वर्किंग नोट्स, तो तुम हो 1, हम आ रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2 पर। क्या करना है जी, अपने को बेसिकली नेट प्रॉफिट निकालना है। यहां तक जितने चीजें लिख ली उन सबको माइनस करते हुए नेट प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट तक पहुंच रहे हो। नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, बिफोर मैनेजर कमीशन वाला, क्योंकि उसके ऊपर 10% अपने को देना है। तो यहां हेडिंग लिख देते हैं छोटा सा, कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजर कमीशन, कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। पर्टिकुलर्स और डिपार्टमेंट कौन कौन है, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। जीपी में डिस्काउंट रिसीव को ऐड कीजिए, सारे खर्चे माइनस कर दीजिए, तो वैल्यू जो आपके पास आनी चाहिए दैट इज 69250, 45050 एंड 66600।
जीरो। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। और जितना ये नेट प्रॉफिट आया है बिफोर कमीशन, इसके ऊपर सीधा लगाना है 10%। मैंने पहले भी कहा था, फिर से याद दिला दूं, क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग वर्ड्स अगर लिखे होते तो हम 10/110 करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तो सिंपली मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 10%, जी हाँ 10% ही है, 69254505 एंड 66660। ये आपकी मैनेजर कमीशन बेटा आ जाएगी, नोट कर लीजिए। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, बात दिल की। चलिए, आई होप ये नोटेड है। बढ़ते हैं आगे। तो मैनेजर कमीशन को यहां कर देते हैं कॉपी, जो हमने कंप्यूट किया 69254505 एंड 66660। एंड हमारे पास नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा 62325 40545 एंड 59940। मैं डिफरेंट पेन से इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज आई एम शोइंग इट एज अ बैलेंसिंग फिगर, की बैलेंसिंग फिगर आपको दूर से हाईलाइट हो जाए। एग्जाम में आपने क्या करना है, दो तरीके हैं आपके पास, या तो नेट प्रॉफिट के ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर बैल डॉट फिग डॉट, बच्चे ऐसा भी करते हैं बैल डॉट फिग डॉट, वो भी बैलेंसिंग फिगर का काम करता है। कुछ बच्चे बॉयफ्रेंड लिख देते हैं बी डॉट एफ डॉट, प्लीज इसको अवॉइड करें, बी डॉट एफ डॉट अच्छा सा नहीं लगता भाई, बैल डॉट फिग फिर भी चल जाएगा। नहीं तो सबसे आसान है, अगर कुछ नहीं लिखना चाहते, जो भी आपकी फिगर आई होगी सर्कल मार दो, जस्ट सर्कल इट डाउन, मतलब 62325 सर्कल, 40545 सर्कल, सर्कल कर दो। पहले क्वेश्चन में टीचर को लगेगा कि ये क्या गया, फिर उसको पता चल गया कि बच्चे ने पूरे पेपर में ऐसे ही किए। तो आप जहां जहां सर्कल मारोगे मतलब वो आपके लिए क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। ओके, चलिए ट्रेडिंग पैनल का काम खत्म हुआ। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसलिए हमें समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, और अंत में आ रहे हैं बैलेंस शीट पर। तो ये हुआ जी ट्रेडिंग पैनल का काम खत्म। लेट्स राइट डाउन द हेडिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर नवाब एज एट, क्या लिखता है क्वेश्चन में, डेट क्या है 30th जून 2013। liabilities amount, assets amount, and the amount is in rupee. बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर नवाब एज एट 30 जून 2015, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन करेंगे। क्वेश्चन में यहां पर शेयर कैपिटल लिखा है, इसे काट देते हैं। तुम शेयर कैपिटल नहीं हो, तुम खाली कैपिटल हो। अगर ये शेयर कैपिटल बन गया ना भाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, जो हम नहीं करना चाहते। उसके लिए अलग से सेपरेट चैप्टर है, यहां क्यों अपने आप को परेशान करें। तो यहां लिख दीजिए कैपिटल। ओके, लेट्स गो बैक। चलिए जी, सबसे पहले क्या रहा है हमारे सामने, नीचे वाले टेबल में आ गए, यहां लिखता है शेयर कैपिटल। इनर कॉलम में लिख देते हैं पहले 3 लाख, क्योंकि इसमें हम नेट प्रॉफिट को भी ऐड कर देते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आप टोटल कंबाइन कर लीजिए, कितना बनता है 62325 40545 एंड 59940, 162,810। तो 462,810 का है कैपिटल। उसके अलावा आ रहा है जी गुडविल 1 लाख, then there is bills payable 12,100, bill receivable 42,500, furniture, interesting point,
13,500। अब बच्चों को यहाँ पर एक डाउट आ जाता है कि सर ऊपर फर्नीचर की वैल्यू थी 555 और यहाँ पर 13,500 है, कैसे? तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन 1,500 की ऑलरेडी इसमें से उन्होंने माइनस कर दी है। अगर नहीं की होती तो 15,000 माइनस 1,500 करके हमें लिखना होता। फिर भी आप चाहें तो ब्रैकेट में दिखा सकते हैं लिखकर कि भाई ये क्या है, 15,000 माइनस 1,500 है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, 15,000 लिखेंगे तो आपके बैलेंस शीट के टोटल में फर्क आ जाएगा 1,500 को, और आपको पता चल जाएगा कि वो उसी वजह से आ रहा है। और क्या है जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री creditors are there 27,000. Then there is cash in hand 1,750. There is cash at bank 1,62,000. ओके, इतनी ही आइटम दी है, लेकिन अभी दो चीजें शेष हैं। एक तो डेटर का काम करना है, माइनस प्रोविजन करके दिखाना है, और दूसरा जो मैनेजर कमीशन थी। कभी भी नहीं भूलना, किसी भी क्वेश्चन में कमीशन वगैरह निकालो तो ऑब्वियसली अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, क्योंकि हम एट द ईयर एंड निकाल रहे हैं और हमने कोई भी एंट्री टू कैश टू बैंक वाली पास नहीं की। तो मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग आने वाली लाइबिलिटी साइड में, और डेटर्स का जो अमाउंट है वो दिखाने वाले एसेट साइड पर। तो सबसे पहले यहां दिखा देते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन जो कि कितनी है, अगर हम इसको टोटल कर लें एक बार, 6925 प्लस 4505 प्लस 666 18090। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन दिखा देते हैं यहां पर 18090। एंड ऑन द अदर साइड हमें क्या दिखाना है जी, डेटर्स का अमाउंट। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स एट द एंड सिंपल वर्ड लिखा है तो डेटर्स, ठीक है। टोटल का टोटल कर लेना है, अलग अलग नहीं आते डेटर से। 15,000 10,000 10,000 मतलब कितना हो गया, 35,000 और माइनस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, जो कि हमने निकाला था कितना, 35,000 है, सबके ऊपर अलग अलग 5%, तो इसका भी 5% ही होगा, शुड बी 1750। जी हाँ, माइनस प्रोविजन 1750, तो यहाँ पे फिगर आती है 33,250 की। और याद रहे एक और चीज, बैलेंस शीट में स्टॉक ना हो ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन ने अलग से आपको लिखकर नहीं बताया एसेट लायबिलिटी ऑन 30 जून में, लेकिन हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक है भाई। सर आपको कैसे पता सर, ये लिखा बेटा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्लोजिंग स्टॉक तो है ही ये। तो यहां पर मेरे पास स्पेस का अभाव पड़ गया थोड़ा, प्लानिंग हमारी जरा सी गलत हुई आज स्पेस को लेकर। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 90,000 टोटल, 9 3 12 4 16 167,000। 90 प्लस 35 प्लस 42 1,67,000। और यहां जो है इनका टोटल करते हुए दिखा देते हैं, 462 810 12,100 27,000 18,090। So 5,20,000 on the other side। $5,20,000। सर इससे बड़ी खुशी तो जीवन में कोई है ही नहीं, बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाए। तो भाई ये लीजिए, मैं कर देता हूँ फुल स्क्रीन, आप आराम से इसको नोट कीजिए, फिर आगे जो है पढ़ेंगे। सो गाइस आई होप वी हैव नोटेड दिस डाउन। ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट और एक अच्छा क्वेश्चन हमने कर लिया। इससे संबंधित एक प्रश्न जो है एडिशनल क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, आपको बता देता हूं अभी। एडिशनल क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो आपके पहले कॉन्सेप्ट से संबंधित ये प्रश्न जो है रहेगा, जिसको आप ट्राई कर लेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं, आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग
एंड P&L अकाउंट, बेसिकली डिपार्टमेंट ट्रेडिंग ही बनेगा, मैंने ट्रेडिंग एंड P&L इकट्ठा लिख दिया। व्हेन GP रेशियो इज सेम फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, when GP ratio is same for all the departments। तो ये एक स्पेशल टाइप का केस बनता है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसका उत्तर स्टार्ट करते हैं। ओके तो क्वेश्चन बड़े ही स्पेसिफिकली ना आपको बताएगा जीपी रेशियो इज सेम फॉर ऑल द डिपार्टमेंट। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनमें से दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी इजी टू सॉल्व। आप बहुत ही इजीली उसमें अपने मार्क्स जो है अटेन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की कुछ निशानियां हैं भाई, क्या निशानियां हैं क्वेश्चन में हमें ये पता है कि, अच्छा छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं पहले। वी नो दिस दैट ट्रेडिंग अकाउंट, यूनिट्स की बात करता हूं, यूनिट्स की, ओनली यूनिट्स। तो यूनिट्स किस किस चीज के होते हैं? ओपनिंग स्टॉक के, परचेज के, सेल्स के और क्लोजिंग स्टॉक के। इसके अलावा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में एक डायरेक्ट एक्सपेंस आ सकते हैं और बाकी का ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि जीपी आ सकता है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस और जीपी एज सच वो यूनिट्स के साथ जो है यूनिट्स नहीं होते। मतलब ओपनिंग स्टॉक है इतने यूनिट पड़े हैं, परचेज है इतने यूनिट्स खरीद लिए, इतने यूनिट बच गए, इतने सेल कर दिए। डायरेक्ट एक्सपेंस इज सिंपल एक्सपेंस, सिमिलरली जीपी इज सिंपली द प्रॉफिट। तो एक यूनिट्स चार चीजों के होते हैं। इस क्वेश्चन की पहली निशानी, आपको क्वेश्चन में ना यूनिट्स दिए होंगे, यूनिट्स दिए होंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। इन चारों में से किसी तीन के, एनी थ्री, इनमें से किसी तीन के आपको यूनिट्स गिवन होंगे। तो एक तो वो पहचान है इस क्वेश्चन की, और दूसरी चीज जो लाइन लिखी होगी वो ये, जीपी रेशियो इज सेम फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। क्या मतलब क्या है इसका समझेंगे एक बार, पहले क्वेश्चन देखकर जो है आते हैं। तो मेरे साथ आएंगे जरा क्वेश्चन नंबर 2 जो किससे हमारा रिलेट करता है। सो इट सेज धोनी हैज 3 डिपार्टमेंट्स माहीवे एंड सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st of March 2013। क्या इंफॉर्मेशन है ये देखते हैं। 3 डिपार्टमेंट है भाई, ए बी सी। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स, परचेजेस यूनिट्स, परचेजेस अमाउंट। अरे कहां है अमाउंट? सर वो रहा। ये क्या भाई, टोटल का अमाउंट दे रहे हो, डिपार्टमेंट वाइज देना था ना, बट चलो क्या करें, क्वेश्चन ने कहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, मतलब ओपनिंग के यूनिट्स, परचेजेस के यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। और तीनों ही चीजें क्या हैं भाई, ये तो कॉस्ट पर वैल्यू होते हैं। स्टॉक का तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एंड यूजुअली क्या लोअर होगा? ऑब्वियसली कॉस्ट हैज टू बी लोअर यार, नहीं तो धंधा ही क्यों कर रहे हो, बिजनेस ही क्यों कर रहे हो? तो कॉस्ट हैज टू बी लोअर। सो कॉस्ट यूजुअली लोअर होते हैं, मतलब ये चीजें कॉस्ट पर वैल्यू होती हैं। और परचेजेस ऑब्वियसली जिस रेट पर खरीद कर लाया हूं उसी रेट पर तो वैल्यू करूंगा। लेकिन हमारा ये बैड लक है कि क्वेश्चन ने हमें कॉस्ट नहीं बताया, कहता ये लो सेलिंग प्राइस ले लो। हम सेलिंग प्राइस का क्या करें भाई, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट पर वैल्यू होता है। आगे देखते हैं, कहते यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द धोनी एज्यूमिंग दैट द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर इज सेम इन ईच केस, सेम इन ईच केस। मतलब जीपी रेशियो जो है वो तीनों ही डिपार्टमेंट की सेम है। बड़ी सिंपल सी बात भाई, तीनों की सेम है तो ऑर्गेनाइजेशन की भी सेम है। एंड परचेज एंड सेल प्राइस आर कांस्टेंट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। अगर क्वेश्चन हमें ये ना भी कहता तब भी हमारा ये एजम्पशन होता है, जिसको लिखने की भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती एग्जाम में, बट ये लाइन यूजुअली लिखी आ जाती है इस क्वेश्चन में। परचेज एंड सेल प्राइस आर कांस्टेंट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स का ये मतलब है कि जीपी रेशियो ना हमारी सेम ही रहती है, पिछले साल भी इस साल भी, इसका ये मतलब है। ओके, सो लेट अस सी हाउ टू रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग, परचेज, राइट साइड पे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और जीपी आ जाए। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस की बात नहीं, कि बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। अगर क्वेश्चन की नजरों से देखें तो क्वेश्चन कह रहे मैं बहुत सिंपल हूं, आई डोंट हैव एनी कॉम्प्लेक्सिटी लाइक अदर बिग क्वेश्चंस, यू नो, आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक डाटा, प्लीज प्रिपेयर। अब भाई जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, सभी के लिए क्या चाहिए? कॉस्ट। तो एक तो काम पक्का करने वाला है कि मुझे यूनिट्स चाहिए, मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। जैसे ही कॉस्ट प्राइस मिला हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने की तरफ बढ़ चलेगा। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, परचेज की वैल्यू आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, और सेल में दिक्कत नहीं होगी। सर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस तो दिया है, ये रहा, लेकिन सेल के यूनिट्स नहीं बताए, तो तुम किसके मोहताज हो यार, इतना मजबूर क्यों होते हो? सेल्स के यूनिट्स तो हम निकाल सकते हैं। ये 3 हमें यूनिट्स अगर, अरे ये 3 यूनिट्स हमें पता है, ओपनिंग के पता है, परचेज के पता है, क्लोजिंग के पता है, तो क्या हम सेल के यूनिट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म बनाकर कर लो, चाहे अकाउंट बनाकर कर लो, इजीली कंप्यूट किए जा सकते हैं। एक और चीज,
जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक के ही यूनिट्स गिवन होंगे। आपको कोई भी 3 यूनिट्स गिवन होंगे, चौथा निकाल लेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपको सेल्स के यूनिट्स दे दे और आपको लेट्स से क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ना दे, तो हम इसे निकाल लेंगे। हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक के दे दे, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स ना दे, उसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी 3 होंगे, हम इजीली चौथा निकाल सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी कि इस क्वेश्चन को हमने बढ़ाना कैसे। एक तो समझ आ गया कि यूनिट्स निकालने, वो मैं निकलवा दूंगा। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है सर, क्वेश्चन में करना कैसे है। इफ यू सी, आपको परचेजेस का अमाउंट दिया है 92,000, परचेजेस का अमाउंट गिवन है 92,000। क्या मुझे परचेज के यूनिट्स गिवन हैं? जी हाँ, 1500, 1000, 2000 अगर ना भी गिवन होते तो भी हम उसको खुद निकाल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोवाइडेड बाकी ओपनिंग स्टॉक, सेल और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होते। तो क्वेश्चन में परचेज के यूनिट्स भी गिवन है यानी कि ये जो यूनिट्स खरीदे आपने, इनको इतने रुपए का परचेज किया। अगर मुझे ये पता चल जाए कि जितने यूनिट्स आपने खरीदे इनकी सेल्स वैल्यू कितनी होती है, तो क्या हम कहीं तक पहुंच सकते हैं? आराम से सोचना है, कोई जल्दबाजी नहीं। लेट्स से मैं कहता हूं एक ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ओपनिंग स्टॉक होता है, ये परचेज होता है, ये सेल्स होता है, ये क्लोजिंग स्टॉक होता है, जीपी होता है, राइट। और हम ये भी पढ़ते हैं कि भाई जीपी इज इक्वल टू ना सेल्स माइनस सीओजीएस, हम ये भी पढ़ते हैं, बचपन में पढ़कर आते हैं, जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस सीओजीएस। अब सीओजीएस क्या होता है? इफ वी रिमेंबर द फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, तो बाकी क्या बच्चा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेट्स से मैं कहता हूं 100 यूनिट मेरे ओपनिंग थे, 1000 मैंने और खरीदे, 200 मेरे पास क्लोजिंग पड़ा है, यानी कि कितने यूनिट्स बिके होंगे? 100 ओपनिंग, 1000 खरीदे, मतलब टोटल हो गए मेरे पास 1100, 200 मेरे पास पड़े हैं क्लोजिंग स्टॉक में, तो मैंने कितने बेच दिए? यानी कि 900। तो बेसिकली ये जो 900 यूनिट्स की, लेट मी टेक डिफरेंट कलर, सो ये जो बेसिकली 900 यूनिट्स की यहां पर सेल्स होती है, ये किससे कंपेयर होती है? 900 यूनिट्स की कॉस्ट के साथ, तब जाकर हमारा जीपी आता है। बड़ा ही सिंपल सा रूल है जो कि हम कॉस्टिंग में भी अक्सर करते हैं कि भाई अगर सेल जितने यूनिट्स के तो परचेज भी उतने यूनिट्स की होनी चाहिए, मतलब कॉस्ट उतने यूनिट्स की होनी चाहिए, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। नहीं तो प्रॉफिट आएगा कैसे? जब कॉस्ट शीट बनाते हैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी का क्यों एडजस्टमेंट करते हैं, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक का क्यों एडजस्टमेंट करते हैं? बिकॉज लास्ट में जब आप पहुंचते हैं, लास्ट में जब कॉस्ट शीट में हम पहुंचते हैं, तो जितने यूनिट्स की हमारे पास सेल्स होती है, हम उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैच करते हैं। मतलब अगर ये 900 यूनिट्स हैं तो कॉस्ट भी 900 यूनिट्स की होनी चाहिए, सो दैट मेरे पास प्रॉफिट आ जाए। अगर मैं कहूं कि मैंने लेट्स से मैंने 3 यूनिट खरीदे, लेट्स से 30 रुपए के, और मैंने 2 यूनिट ना, ये परचेज है, मैंने 2 यूनिट 20 रुपए के सेल कर दिए, लेट्स से 25 के, सॉरी, सेल कर दिए। कोई कहता क्या फायदा ऐसा बिजनेस करने का, 30 में खरीदता है 25 में बेचता है, लॉस हो गया 5। अरे भाई कैसी बात करते हो, 3 यूनिट 30 की परचेज है, तो 2 यूनिट कितने की परचेज हुई? 2 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? 20 रुपए। तो मैंने 20 वाली चीज को 25 में बेचा, 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इस बात को समझ लिया तो बस ये क्वेश्चन इजी हो गया। अब इतनी बात समझ आ गई कि कभी भी प्रॉफिट देखना है तो सेम ही यूनिट्स की कॉस्ट और सेम ही यूनिट्स की जो परचेज, सेम यूनिट्स की कॉस्ट और सेम यूनिट्स की सेल वैल्यू को कंपेयर करना। तो इस क्वेश्चन में जो ये परचेज यूनिट कितने, 1500, 1000, 2000, 2, 3, 4, 4500 जो यूनिट्स हैं, इन 4500 यूनिट्स की कॉस्ट मुझे पता है कितनी है, 92,000। तो अगर इन्हीं 4500 की यूनिट्स की मैं सेल वैल्यू भी निकाल लूं, क्योंकि ये दोनों सेम ही यूनिट्स पर हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इन दोनों वैल्यूज का, वो क्या काम करेगा? काइंड ऑफ प्रॉफिट। और वहां से प्रॉफिट अपॉन दिस सेल्स वैल्यू इनटू 100 करूंगा तो मेरे पास एक जीपी रेशियो आएगा, एंड दैट रेशियो इज सेम फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। दिस इज द की टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, आइए आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट्स कंप्यूट कर लेते हैं जी, कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल्स। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स यूनिट्स। पर्टिकुलर्स और डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? ए, बी एंड सी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सारे यूनिट्स अपने पास है, उठाकर कॉपी कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक के हैं 200, 300, 150। परचेज के यूनिट्स हैं जी 1500, 1000, 2000, और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हैं 100,
160 और 200। तो यहां से ये सेल्स के यूनिट्स अपने पास आ जाएंगे। कितने हो गए जी? 1600, देन इट बिकम्स 1140 एंड 1950। तो एक तो ये बेसिक कैलकुलेशन है क्वेश्चन में जो इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी तीन चीजें गिवन होंगी, चौथे के यूनिट्स हम इजीली निकाल लेंगे। डन। साथ साथ नोट करते रहें, आसान चीज चल रही है अभी। उसके बाद हमें क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। लेकिन प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हेडिंग लिखकर स्टार्ट करते हैं, बाकी काम इसके अंतर्गत ही कर देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ, क्वेश्चन है वर्डिंग क्या लिखी है? एज्यूम द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर इज सेम। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, एक हेडिंग ऐसा दे दिया जिसमें हमें कंपेयर किसको करना है? परचेज वैल्यू को, जो कितने हैं 92,000 को कंपेयर करना है मुझे, जो परचेज के यूनिट्स हैं उनकी सेल वैल्यू के साथ, राइट? सो आई नीड टू फाइंड आउट सेल्स वैल्यू ऑफ परचेज यूनिट्स। आई नीड टू फाइंड आउट फॉर डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। ध्यान से देखते जाएंगे, यूनिट्स परचेज देखने हैं। यहां पर कितने यूनिट्स परचेज हैं? 1500, 1000 और 2000, और दोनों का मतलब तीनों डिपार्टमेंट का हमें सेलिंग प्राइस बताया हुआ है 20 रुपए, 25 रुपए और 30 रुपए। तो आई कैन फाइंड दिस वैल्यू 30,000, 25,000 एंड 60,000। अगर मैं यहां एक टोटल का कॉलम रख दूं तो ये मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 3 2 5 6 11, 1,15,000 रुपए। तो टोटल सेल वैल्यू किसकी? परचेज यूनिट्स की कितनी है भाई? 1,15,000 रुपए। सही है, 1,15,000 रुपए सेल वैल्यू ऑफ परचेज यूनिट्स। जितने यूनिट्स खरीदे अगर उनको बेचता तो वो 1,15,000 के बिकते, और वो खरीदे कितने के हैं आपने? लेट्स राइट डाउन परचेज वैल्यू ऑफ परचेज यूनिट्स। परचेज वैल्यू ऑफ परचेज यूनिट्स कितनी वैल्यू है? क्वेश्चन ने कहा 92,000। सो आई कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू, जिसको मैं कह सकता हूं प्रॉफिट। दोनों में आपने जो मेन चीज नोट करनी है दैट इज दिस, कि दोनों ही चीजें जो हैं वो परचेज यूनिट्स पर कंप्यूट की गई हैं। इसमें बिल्कुल भी डाउट आप बच्चों को ना आए कि यूनिट्स हमने सेम रखे, एक परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हुए परचेज वैल्यू निकाल ली, जो कि हमें गिवन थी तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा, और एक जगह हमने उन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हुए सेल्स वैल्यू उनकी निकाल ली। तो सेल्स और परचेज दोनों सेम यूनिट्स पर है, तो दोनों का डिफरेंस जो हो गया दैट इज प्रॉफिट। अगर इसका नाम रख दें ए, तुम बी, तुम सी, तो प्रॉफिट इज ए माइनस बी। प्रॉफिट इज दिस वैल्यू जो कि आ गई 23,000। प्रॉफिट पता है, सेल्स पता है, तो यहां से आई कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। सो फ्रॉम हियर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स वैल्यू इनटू 100। ये आ जाना जी 20%, ये आ जाना है 20%। और क्वेश्चन ने कहा कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो यूनिफॉर्म है, सभी के लिए सेम है। तो ये ए बी सी सभी के लिए सेम है, पिछले साल की इस साल की सेम है, सेम है। अभी किसी बच्चे को डाउट नहीं कि यार ये कैसे कुछ भी यूनिट्स लेकर कर दिया, तो बड़ा सिंपल सा यार फंडा है। मान लो मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, कॉस्ट उसकी 70 रुपए है, प्रॉफिट 30 रुपए, तो प्रॉफिट कितना परसेंट लग रहा है आपको? सेल्स का 30%। 100 रुपए का 30% तो 30 रुपीज का प्रॉफिट आ जाता है। तो ये जो परसेंटेज आ गई ना, ये हिलने नहीं वाली आपको। हम तो जी लेट्स से वी आर सेलिंग 80 यूनिट्स, तो चाहे आप 80 यूनिट्स बेचो, आप कहते हैं हम बेच रहे हैं जी 560 यूनिट्स, तो दिस प्रॉफिट परसेंटेज इज गोइंग टू रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी केस। तो हमें उसी परसेंटेज तक पहुंचना है, क्योंकि एक बार परसेंटेज मिल जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ये लीजिए नोट, इसको कर लें यहां तक। प्रॉफिट आ चुका है 20%, जो कि हम यहां तक पहुंचना चाहते थे। आगे क्या करेंगे सर? प्रॉफिट तो निकाल लिया सर, आगे का क्या होगा? क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट तीनों डिपार्टमेंट का बताया है, प्रॉफिट परसेंटेज पता चल गया। अगर उस सेलिंग प्राइस में से मैं इस प्रॉफिट परसेंटेज को कर दूं माइनस, तो कहां पहुंच जाऊंगा? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। और जैसे ही मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आया, फिर तो भाई हम आराम से अपना काम पूर्ण कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक सबको निकाल देंगे। तो नेक्स्ट काम जो है वो करते हैं, आइए, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। computation of
कॉस्ट पर यूनिट। तो अपने पास 3 डिपार्टमेंट है जी, नाम है जिनके पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन टू अस 20, 25 एंड 30, जिसमें से माइनस करने जा रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि कितना था हमारा 20%। तो 20% कर देंगे सबका, 20 रुपए का 20% 4, 25 रुपए का 20% और 30 रुपए का 20%, जिसे हम कर रहे हैं माइनस। तो ये आ गया जी कॉस्ट पर यूनिट 16, 20 एंड 24। चलिए जी, नोटेड। बढ़ते हैं आगे, अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, सब कुछ काम डन हो चुका है हमारा। हम लिखते हैं जी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। And we have particulars A, B, C, particulars A, B and C. तो let's start filling the data over here. सबसे पहले आ रहा है जी टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। यूनिट्स हमें पता थे, 200 हैं, 300 हैं, 150 हैं, लेकिन हमें यूनिट्स नहीं चाहिए, तो इनको यूनिट्स नहीं चाहिए, इनका क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। और स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एंड ऑब्वियसली एट कॉस्ट यार, एनआरवी इज नॉट गिवन, वी अज्यूम इट टू बी कॉस्ट मैन। कॉस्ट हमने अभी भी निकाला, ए डिपार्टमेंट का है 16, बी का 20, सी का 24, तो इनको गुना कर देंगे रिस्पेक्टिव कॉस्ट से 16, 20 और 24 से। 200 इंटू 16, 300 इंटू 20, 150 इंटू 24, ये वैल्यूज आ जाएंगी 3200, 6000 and 3600. Similarly, two purchases, 1500 units, 1000 units, and then there is 2000 units. ये हो गया जी 24,000, this becomes 20,000 and this becomes 48,000. Then we have on the credit side by sales. बच्चे कहते सर सेल्स तो हमने निकाली थी ऊपर, हम यहाँ कंप्यूट नहीं करेंगे दोबारा। सर कहाँ थी बेटा, कहाँ थी? सर ये रही, सर 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 की जो सर से लो भाई, सर सर ये रही सेल्स वैल्यू। ओ भाई, ये परचेज यूनिट्स की वैल्यू, इट वाज जस्ट फाउंड आउट फॉर कंपैरिजन, वी डोंट नीड दिस वैल्यू। यहां देखो कितने से मल्टीप्लाई किया था, 1500 यूनिट से, जो कि परचेज थे। हमें एक्चुअल में अगर प्रॉफिट निकालना है तो वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट सेल यूनिट्स। कितने यूनिट सेल किए थे, जाकर देखो उस टेबल में निकाले थे। कौन से टेबल में सर? ये रहे 1600, 1140, 1950, जो सबसे पहले टेबल बनाया था। पहले मैं लिख लूं यहां 1600, 1140, 1950, और इनका सेलिंग प्राइस कितना है 20, 25 एंड 30 का सेलिंग प्राइस है। तो 32,000, 28,500 एंड 58,500। सेल्स तो ऑब्वियसली सेल वैल्यू पर ही लोगे। अगर आपने इसको भी कॉस्ट पर लिख दिया फिर तो ये खत्म ही हो गया। ओपनिंग भी कॉस्ट पर, परचेज भी कॉस्ट पर, सेल भी कॉस्ट पर, क्लोजिंग भी कॉस्ट पर, प्रॉफिट थोड़ा आएगा। ये तो टैली हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स हैं? 100, 160 एंड 200। कॉस्ट है 16, 20 एंड 24, 1600, 3200 एंड 4800। So finally we will be having our GP when you find it out as a balancing figure, it will be 6400, 5700 and 11700। लेकिन इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। This GP has to be 20% ऑफ दी सेल्स। आप सेल्स के ऊपर 20% लगाकर देखेंगे ना, 32,000 है फर्स्ट जी, 20%, क्योंकि हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था ऑलरेडी 20%। तो आप चाहे बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकालें और आप वेरीफाई कर सकते हैं सेल्स इंटू 20% करते हुए। कर लीजिए नोट, इतना ही डाटा था। ओके, साथ में एक यहां पर ऐड कर दें, ईयर एंडिंग बताया है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट
for year ending 31 March 2013. Please guys note it down. Okay, guys, I hope it's noted. Let's come to the next concept, concept number 333. चलिए, अच्छा, इससे संबंधित एक प्रश्न है जी, आपको बता दें। कॉन्सेप्ट नंबर 2 से रिलेटेड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एग्जाम क्वेश्चन है। So there is this question number 9 which belongs to our concept number 2. तो इसे आप भी अपने पास जो है मार्क करके रख लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे इस प्रश्न की आप, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, लेट्स राइट डाउन दिस कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो मैंने इसका नाम लिखा हुआ है जी अपने पास, कंप्यूटेशन ऑफ departmental profit when certain items during the year sold at discount। लिख लीजिए जी, computation of departmental profit when certain items during the year sold at discount। ओके, होने के जा रहा है, फिर से प्रॉफिट निकालने की ही बात कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट निकाला, दूसरे में कुछ डिफरेंट आए, लेकिन प्रॉफिट पर ही एम था। तीसरे में फिर से प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि कुछ हो रहा है। क्या? सर्टेन आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड एट डिस्काउंट। क्या मतलब है? मान लीजिए मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो मैं कमाता हूं 20% का, लेकिन साल के दौरान कुछ ऐसी आइटम्स थी, कुछ ऐसे यूनिट्स थे उस प्रोडक्ट के जो कि पूरी तरह से जो है 100% सही नहीं थे, मतलब 100% क्वालिटेटिव नहीं थे, थोड़ी सी क्वालिटी कम हो गई थी। लेट्स से ट्रांसपोर्ट के दौरान टीवी की शॉप है मान लीजिए मेरी, तो रास्ते में जब आ रहे थे तो थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया, ट्रक की स्पीड तेज थी, जिसके कारण अंदर पड़े कुछ टीवीज को झटका लग गया, और 100 में से 4 टीवी ऐसे थे जिनको स्क्रैचेस वगैरह लग गए। अब अगर मैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर चाहूं कि कस्टमर खरीद ले, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मुझे उनको डिस्काउंट करके बेचना पड़ा। मींस जो मैं नॉर्मल प्रॉफिट कमाता था 20%, शायद मैं वो प्रॉफिट नहीं कमा पाया, और हो सकता है कि मुझे कुछ केस में लॉस पर भी बेचना पड़ा हो। लेट्स से एक टीवी की कॉस्ट है 32,000, मैं बेचता हूं 40,000 रुपए का, तो 8,000 का नॉर्मली प्रॉफिट कमा लेता हूं। हो सकता है क्योंकि रास्ते में डैमेज हो गए थे तो मुझे 40 ने मुझे 33,000 पर बेचना पड़ा, उस केस में मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो गया। और मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि 32 वाली चीज मुझे 30 में बेचनी पड़ी, और अगर मैं उसको 30 में ना बेचता तो वो पूरे का पूरा मेरे लिए स्क्रैप था। तो 32 की कॉस्ट में से मैंने एटलीस्ट 30 तो रिकवर की, अगर बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। अब हमें लगानी है अकाउंटेंट्स की बुद्धि। अकाउंटेंट बुद्धि से सोचे तो भाई क्या करेंगे, क्वेश्चन कहेगा इतनी टोटल सेल है, इसके ऊपर इतना जीपी है, लेकिन अब उस सेल पे मैं नॉर्मल जीपी लगा ही नहीं सकता, बिकॉज दैट सेल्स ऑल्सो इंक्लूड द सेल ऑफ सर्टेन सब स्टैंडर्ड आइटम्स विच हैव बीन सोल्ड एट डिस्काउंट ड्यूरिंग द ईयर। तो उसको कैसे टैकल करना है वो हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर सीखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़कर आते हैं एक बार, एंड देन मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उसको टैकल करना है। So let us read this question first.
सलमान हैज 3 डिपार्टमेंट्स, भाईजान का क्वेश्चन है भाई। सलमान हैज 3 डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 December 11। पढ़ने से तो लगता है क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है, और जैसे यहां नजर गई 1111, अब तो पक्का हो गया कि अच्छा 1111 का स्टॉक है, मतलब वो ओपनिंग है, तो ये पक्का क्लोजिंग ही होगा। एंड डिपार्टमेंटल रिजल्ट, सर ये क्या होता है सर? बेटा जीपी प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिपार्टमेंटल रिजल्ट बोलते हैं। प्रॉफिट इज नथिंग बट दी प्रॉफिट। अच्छा जी सर, मतलब जीपी भी पूछ रहा है, स्टॉक ही पूछ रहा है। जी हाँ, आइए देखें एक बार क्वेश्चन। डाटा क्या है? ए बी और सी तीनों का बेटा ओपनिंग स्टॉक बता दिया, तीनों का परचेज और तीनों की सेल। सर मजा आ गया सर पढ़ के, ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल। सर जीपी भी बताया है। बेटा अगर तुम आगे ना पढ़ो ना इसको, तो ये हर किसी बच्चे का ड्रीम क्वेश्चन होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और जीपी, फाइंड क्लोजिंग स्टॉक। वाओ व्हाट अ क्वेश्चन मैन। और सर ऐसा क्वेश्चन ना 20 नंबर का आना चाहिए सर, बस बहुत मजा आएगा सर। इंस्टीट्यूट तुम्हारे मजे लेते हैं, आ जाओ। हो क्या रहा है? जीपी ऑन नॉर्मल सेल्स। जो मेरे सही वाले प्रोडक्ट है 100% क्वालिटेटिव, उनको बेचता हूं मैं इतने प्रॉफिट पे, लेकिन साल के दौरान क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर एक घटना हुई। Certain items were sold at discount and these discounts were reflected in the value of sales shown above। उसका कहने का मतलब है कि भाई इस सेल के अंदर ये वाली सेल्स भी इंक्लूडेड है, जिसके ऊपर आप नॉर्मल प्रॉफिट लगा ही नहीं सकते। द आइटम्स सोल्ड एट डिस्काउंट वर एज फॉलोज। तो 3 आइटम ए बी सी, मतलब सॉरी 3 डिपार्टमेंट है, उन्होंने कितनी कितनी रुपए की आइटम ऐसे बेची। तो इस एक्चुअल सेल में एक 7500 रुपए की सेल ऐड है फॉर डिपार्टमेंट है, जो कि नॉर्मल कितने रुपए पर बिक सकती थी? 10,000 पर, लेकिन आपने उसको कितने का बेचा? 7500 का, मतलब डिस्काउंट पर बेचना पड़ा। सिमिलरली डिपार्टमेंट बी ने एक आइटम 3000 की 2400 पर बेची, और इन्होंने 1000 की जिसको सेल कर सकते थे उसको 600 पर बेचा। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल देखने में लगता है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, ये 3 वैल्यू तो एज इट इज रहने वाली है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में भी। क्वेश्चन ने 2 चीजें पूछी हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड द डिपार्टमेंटल रिजल्ट। तो क्वेश्चन में क्योंकि जीपी से संबंधित डाटा हमें दिया गया है, वी विल बी वर्किंग हार्ड टू कंप्यूट द बी पॉइंट। हम बी पॉइंट की करेंगे कंप्यूटेशन, और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जहां पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल जो क्वेश्चन ने बताया, और जीपी की फिगर फिल कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरह से करना है। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, या एग्जांपल नहीं, इसी डिपार्टमेंट ए का केस लेते हैं भाई समझने के लिए। सिर्फ यहां पे लिख देते हैं एक बार, सॉल्यूशन, सॉरी आंसर नंबर 3। अभी लिखने का नहीं, पहले समझिए आराम से। वी आर टेकिंग द केस ऑफ डिपार्टमेंट ए। इनकी जो एक्चुअल सेल्स है टोटल 170 to 500 है, लेकिन इस पर मैं नॉर्मल प्रॉफिट लगा ही नहीं सकता। रीजन कि इसके अंदर 2 सेल्स हैं, एक नॉर्मल सेल्स है और एक डिस्काउंटेड सेल्स है। ओके, नॉर्मल डिस्काउंटेड सेल्स कितने की है? सेकंड पॉइंट में देखो लिखा है ए डिपार्टमेंट सेल्स एट एक्चुअल प्राइस। एक यहां पर हमने 7500 की चीज बेची है, मतलब उसका बाकी जो बची दैट इज 1,65,000, यानी कि 170 to 500 में से 1,65,000 की तो नॉर्मल है, लेकिन 7500 वाली डिस्काउंटेड सेल है। ओके, इसके ऊपर मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होता है? सिंपल ही लिख दें इसके नीचे ऐसे, 20% प्रॉफिट, दैट इज कितना? 33,000 आई होप, 1,65,000 इंटू 20%। जी हाँ, 33,000 जो है इसका प्रॉफिट मुझे आता था। ओके, जो ये डिस्काउंटेड वाली सेल है, ये तो हो गया इसका एक्चुअल प्राइस, दिस इज एक्चुअल प्राइस। और इसका क्वेश्चन कहता कि भाई नॉर्मल प्राइस कितना है? 10,000, 10,000 का नॉर्मल प्राइस है। अगर मैं इसको नॉर्मल रेट पर बेचता तो मैं नॉर्मल जीपी कितना कमाता? 2,000 रुपए का। नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 10,000, नॉर्मल जीपी 20% डिपार्टमेंट का, मैं 2,000 कमाता। यानी कि इसकी कॉस्ट कितनी थी? इट्स कॉस्ट वाज 8,000, बट यू एक्चुअली सोल्ड इट एट, यहां मैं वापस से लिख दूं, एक्चुअल सेल्स प्राइस 7,500 का आपने बेच दिया उस चीज को, जो कि थी ही 8,000 की कॉस्ट। 8,000 की खरीदी, 7,500 का सेल कर दिया, यहां तो लॉस हो गया। कितने रुपए का भाई? लॉस है 500 रुपए का। यानी कि अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है? 32,500। कैसे? 33,000 की प्रॉफिट आया नॉर्मल सेल्स पर, लेकिन
डिपार्टमेंट ए को एक पर्टिकुलर आइटम बेचने पर 500 रुपए का लॉस भी हो गया, तो नेट में आपको कितना मिला? 32,500। एक तो होता है इस तरह से हम हर डिपार्टमेंट का निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये मेथड थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा नहीं है, प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी नहीं है और समय ज्यादा लेता है। अभी लग रहा होगा आपको कि अरे जल्दी से हो गया, लेकिन जो दूसरी अप्रोच है वो इससे भी ज्यादा जल्दी से हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई दैट वी वांट टू रीच दिस फिगर 32,500। ओके, इसको करने के और भी तरीके, हम सीधा स्टेटमेंट पर चलते हैं, फिर उसके अलावा मैं आपको कुछ और ऑल्टरनेटिव वे भी यहां पर बताऊंगा। तो लेट अस प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग। ओके, आप इस चीज को नोट एक बार कर लीजिए अपने पास, इट मे हेल्प यू इन फ्यूचर। ओके गाइस, तो इसको करने का मैं अभी आपको एक दो ऑल्टरनेटिव बताता हूं। लेट्स से ऑल्टरनेटिव 1 और यहां बताते हैं आपको ऑल्टरनेटिव 2। अभी फाइनल आंसर पर नहीं जा रहा, पहले आपको इसी को कॉन्सेप्चुअली समझा दूं, फिर आंसर इजीली बन जाएगा। ओके, ऑल्टरनेटिव 1, ज्यादा इसको लिखेंगे नहीं, रफ वर्क ही चल रहा है काइंड ऑफ। हमारी जो नॉर्मल सेल्स प्राइस था एक्चुअल सेल का, ये वाला पोर्शन, इट वाज 1,65,000 एंड जो दूसरी वाली सेल थी इसका नॉर्मल प्राइस कितना था? 10,000। अगर ये भी नॉर्मल प्राइस पर बिकती तो ये 10,000 की बिकती, यानी कि मेरी जो टोटल सेल्स होती, नॉर्मल सेल्स जो टोटल होती वो 1,75,000 की होती। ये होती नॉर्मल सेल्स होती 1,75,000, जिसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज लगता 20% का, तो ये प्रॉफिट हमारा कितना आता जी? 35,000 नॉर्मल जीपी होता। ये हमारा नॉर्मल जीपी होता, लेकिन जितने का ये जीपी होता मुझे अपनी सेल्स में से एक डिस्काउंट देना पड़ गया। कितने रुपए का? जो ये 10,000 वाली आइटम थी इसको हमने कितने पर बेचा? 7,500 पर एक्चुअल में, यानी कि 2,500 रुपए से मेरा जो सेल्स वैल्यू कम हो गई। तो ये डिस्काउंट अगर मैं यहां से माइनस कर दूं ऑफ ₹2,500, तो ये मेरा आता है एक्चुअल प्रॉफिट जो मुझे एक्चुअल में रियलाइज हुआ। ये क्या है? हमारा एक्चुअल जीपी। तो इस तरह से भी पहुंच सकते हैं, एक वे तो ये है। और दूसरा भी क्या है, आपकी जो एक्चुअल सेल्स है वो कितने रुपए की है? 170 to 500 की। इसमें 165 वाली तो बिल्कुल सही है, और दूसरी जो एक 10,000 की बिक सकती थी वो 7,500 की बिकी। मैंने कितने रुपए कम करके बेचा? 2,500 रुपए। अगर मैं वो डिस्काउंट का अमाउंट वापस इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा? सेम वैल्यू, कि ये इतने रुपए की मेरी नॉर्मल सेल होती और आगे का काम सेम है। इतने की सेल्स होती, मैं इसके ऊपर 20% कमाता तो 35,000 रुपए का जीपी कमाता। लेकिन क्योंकि मैंने दिया है एक डिस्काउंट जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हो गया है कम, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट मींस मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना रियलाइज किया? ओनली 30 to 500। तो एक से ज्यादा मेथड है, 3 तरीके हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट यूजली जो है इस तरीके से करते हैं, तो हम भी इसी चीज को बस टेबल में आपने जो है मेरे साथ डालना है कि हम लिखेंगे सबसे पहले एक्चुअल सेल्स हर डिपार्टमेंट का, फिर उसमें डिस्काउंट ऐड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा कि हाँ नॉर्मल सेल्स इतने रुपए की होती जिसके ऊपर इतना प्रॉफिट परसेंटेज लगाकर इतना प्रॉफिट हम कमाते, लेकिन क्योंकि हमें डिस्काउंट देना पड़ा तो हम उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए। इस तरह से इसको करना है टैकल। So let us prepare the statement showing या सिंपल लिख देते हैं स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल प्रॉफिट, जिसको क्वेश्चन ने नाम क्या दिया था, ब्रैकेट में क्वेश्चन वाला नाम लिख देते हैं, डिपार्टमेंटल रिजल्ट्स, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, सो दिस इज हैविंग पर्टिकुलर्स A, B, C,
Let us fill the data from the question. It says actual sales कितने रुपए की है? 170 to 500, 159 400 एंड 74 600 इतने रुपए की हमारी एक्चुअल सेल्स हैं, जिसमें हमने क्या सीखा अभी कि हम इसमें क्या करेंगे, अमाउंट ऐड कर देंगे, किस चीज का, डिस्काउंट का अमाउंट। और ये डिस्काउंट का अमाउंट कैसे आ रहा है, इसका ब्रैकेट में मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख देता हूं सो दैट इट डजंट पोज अ प्रॉब्लम। सेल्स एट नॉर्मल प्राइस, जो सेकंड टेबल है आपका, माइनस सेल्स एट एक्चुअल प्राइस, सेल्स एट नॉर्मल प्राइस माइनस सेल्स एट एक्चुअल प्राइस। तो पहले वाले केस में कितना हो गया, 2500, देन 600 एंड देन 400। डूइंग दिस वी रीच नॉर्मल सेल्स की अगर ये डिस्काउंट ना देना पड़ता तो हमारी नॉर्मल इतने रुपए की सेल्स हो जाती 1,75,000, 1,60,000 एंड 80,000 इतने रुपए की हमारी सेल्स हो जाती। अगर इतने रुपए की सेल होती तो इसके ऊपर मैं जीपी कितना कमाता, नॉर्मल जीपी, तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट है तो यहां पे कंप्यूटेशन करके दिखा देते हैं। 1,75,000 इंटू 20%, इन केस टू 1,60,000 इंटू 25% एंड 80,000 मल्टीप्लाई बेटा 33 1/3%। सो 30, अरे ये वैल्यू गलत हो गई, मैथमेटिक्स उलझ गया, 75,000 सॉरी, हाँ 35,000, देन 40,000 एंड 1/3 दैट इज 25,000। तो इतने रुपए का हमारा नॉर्मल जीपी हो जाता, लेकिन हमें इसमें से एक्चुअल में देना पड़ा डिस्काउंट, जो कि ऊपर एडबैक किया था उसे माइनस करना है यहां, 2500, 600 एंड 400। नॉर्मल जीपी इतने का होता अगर सब कुछ सही रहता, लेकिन सब कुछ सही रहा नहीं ना, मुझे डिस्काउंट देना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल जीपी कह दो, एक्चुअल प्रॉफिट कह दो, जो कि इतना हुआ है। यहां पर कुछ बच्चों को डिस्काउंट आता है, डाउट आता है सॉरी, कि डिस्काउंट क्यों माइनस करें, सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर जीपी लगा के माइनस करें। तो इसीलिए मैंने आपको ये ऑल्टरनेटिव डिटेल में पहले बनाकर दिखाया, सो दैट आपका माइंड एब्जॉर्ब कर ले कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। नहीं तो इसमें यही इसी पॉइंट पर बच्चे गलती कराते हैं, राइट। सो दिस विल बी द एक्चुअल रिजल्ट। फर्स्ट का तो हमने निकाल कर चेक किया ही था तीन मेथड से, 30 to 500। सेकंड का आ रहा है 39,400, इन थर्ड केस इट इज 24,600। प्लीज नोट। बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन में। हमारा बी पार्ट तो हो गया, डिपार्टमेंटल रिजल्ट, बी पार्ट पहले हो गया। और स्टॉक रहता है तो स्टॉक के लिए हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट और लिख देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक। लिख देते हैं कि पर्पस क्या है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर इसको कर देंगे। डिपार्टमेंटल trading account for year ending 31st December
2011. There is on the debit side particulars A, B and C, and again particulars A, B and C. We just have to fill the data. चीजें सारी हैं हमारे पास. क्वेश्चन से उठा लेते हैं जी. ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 24,000, 36,000 एंड 12,000. साथ में ही लिखा है परचेजेस. सो टू परचेजेस 1,46,000, 1,24,000 एंड 48,000. सेल्स का वैल्यू है बाय सेल्स 172,500, 159,400 and 74,600. To GP which we computed above, same to same, 32,500, 39,400 and 24,600. And over here we shall have the balancing figure as closing stock 30,000, 40,000 and 10,000 guys. ओके गाइस, तो इससे संबंधित भी आपके पास एक प्रश्न है जो हम आपको बता देते हैं, जो इससे संबंधित आप प्रैक्टिस कर लेंगे. हैविंग सिमिलर पॉइंट, दिस क्वेश्चन नंबर 10 विच बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट नंबर 3. यहां तक एक काइंड ऑफ एक सेगमेंट इस चैप्टर का हो जाता है. इसके बाद जो चीजें बची हैं वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सेगमेंट है, तो उसकी बातचीत स्टार्ट करते हैं. आइए, तो अभी मैं हेडिंग कॉन्सेप्ट 4 जो है लिख देता हूं. Concept 4, transfer between departments and value of stock of one department in the, इसको ऐसा कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ transfer of one department in the stock of other department given. सिर्फ लिखिए, भी सोचना नहीं इसके बारे में कुछ, just write it down.